क्या लगता है आपको कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का भविष्य अभी भी है? क्या इंटेंशन क्या था उस समय वो कंपनी बनाते समय? मैं ऐसी क्रांति लाना चाहता था भारत के अंदर कि एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर लोग कामयाब हो, सारे लोग प्राइवेट सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, बिजनेस करे, अपना खुद का व्यवसाय करे, खुद बॉस बने। जो कोई सरकार इस पे कोई गाइडलाइन बहुत बेहतरीन तरीके की बना दे तो नहीं कहा जा सकता कि लोग इस पे मूवमेंट करें। सरकार को एमएलएम की गाइडलाइन बनानी चाहिए, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट भी इतनी नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कम से कम रोजगार तो मिले। कि जो ये मार्केट में रूमर्स है कि आपने 3,000 करोड़ रुपए का काम किया, ईडी ने भी आरोप लगाए हैं ऐसे कुछ, मतलब कि आपके इतने 1,000 करोड़ रुपए बैंकों में भी आपकी प्रॉपर्टियां और ये सब चीज पड़ा हुआ है। 1400-1500 करोड़ रुपए का बिजनेस अपने पास आया, वापस गया, आया, ट्रांजैक्शन हुई है। लोग बोलते हैं कि पैसा ये खा गए, फ्रॉड कर गए, तो खाते तो सारे सीज हो गए थे। एक अकाउंट ओपन था, उसमें 250 करोड़ रुपए थे, वो हमने मेरे अरेस्ट होने के बाद में भी लोगों को वापस दिया। आखिर में आपके जीवन में ये आध्यात्मिक मोड़ कब आया? बिजली चली गई, मैं ऐसे 8x8 का कमरा था जिसको सुरक्षा वार्ड बोलते हैं, उसमें मैं सो रहा था। ऐसे बाहर की दुनिया खत्म हो गई, ऐसे फील हुआ, अपने आप एक विचार आया कि बाहर कुछ नहीं है, अच्छा। बस एक कमरा है और इसके अंदर मैं बंद हूँ। ये एक पिंजरा है, ऐसे जब पिंजरे की तरह ही दिख रहा था ना वो, और ये पिंजरा ऊपर आसमान में लटक रहा है ऐसे ही, इसके चारों तरफ कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्यों? आपके हिसाब से एक ईश्वर की, एक अध्यात्म चेतना की परिभाषा क्या है? मौन है, एकांत है। जब आप एकांत में बैठ जाओगे, मौन में बैठ जाओगे, तो वही बचेगा। जब मौन हो जाते हो, सारे विचार भी जब बंद हो जाते हैं, वही परमात्मा। क्या लगता है आपको कि ऐसे किसी के ऊपर भूत आ सकता है या इनको झाड़ फूंक से दूर किया जा सकता है? ऐसा होता है कुछ? भूत तो मनुष्य ही है ना, भूत और कोई नहीं है। समय तो अभी आपकी दलित गुरु बनने की तैयारी चल रही है क्या? दलितों का गुरु बनना है आपको? नहीं, दलित गुरु बनने की तैयारी नहीं है। जिन लोगों को दबाया गया है, उन लोगों की मैं आवाज बना हूं, उन लोगों के लिए कोई बोल नहीं रहा है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मानवता एक है और सबको समान करने के लिए जब तक जीवन है मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। लास्ट में उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कहीं भी चले जाना, कहीं नारियल चढ़ाना, कहीं लोगों के कहने से टोने टोट के करते रहना, वास्तु के चक्कर में पड़े रहना, लास्ट में अगर सत्य का ज्ञान लेना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। डेस्टिनी अगर आपके जीवन को कहीं ले जाना चाहती है तो वहां आपको पहुंचा कर ही रखेगी। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि आज जिन महानुभाव से आपको मिलवाना चाहता हूं, यानी इस पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट हैं, वो बहुत ही खास शख्सियत हैं। उनके भी जीवन में शुरू से लेके और आज जिस पायदान पर वो बैठे हैं वहाँ तक बहुत सारे मोड़ आए। आज ऐसी एक शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ आपको, जिन्होंने हरियाणा के हिसार के एक छोटे गांव से जन्म लेकर और कहते हैं कि सक्सेस के बड़े पायदान तक अपने आप को स्थापित किया। उसके बाद उनके जीवन में ऐसा कुछ मोड़ आया कि उन्होंने आध्यात्मिकता की राह भी पकड़ ली। तो बहुत स्वागत करता हूं मैं इस खास पॉडकास्ट में परम गुरु जी का। परम गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास पॉडकास्ट में आपका। धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है महाराज जी आपकी, क्योंकि मैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने 2017 में भी आपके साथ एक इंटरव्यू किया था। तब आप एक कंपनी के सीएमडी हुआ करते थे। आज अगर मैं आपको रिसर्च करके जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके तब से और अब तक बहुत सारे नाम बन गए हैं। कोई आपको परम गुरु कह रहा है, कोई राधेश्याम जी महाराज कह रहा है, कोई सीएमडी राधेश्याम कहता है आपको। तो आप हो कौन? आपको हम क्या कहें? देखिए, मैं कोई नाम नहीं हूँ। जैसे तुम्हारा नाम रोहित है, रोहित तिवारी तुम्हारा नाम है। अगर उस टाइम में जब तुम्हारा घर वालों ने नाम रखा था रोहित, उस टाइम में तुम्हारा नाम रख देते मोहित, तो आज तुम्हें सब लोग मोहित तिवारी कहते। ये जो नाम है ये हमें संसार ने दिया है और ये हमारे जन्म के बाद में हमें नाम मिला है। तो जब हमारा जन्म होता है तब हमारा कोई नाम नहीं होता, लेकिन नाम हटाने के बाद में भी हम कुछ होते हैं, एक शरीर। और शरीर की अगर बात करें तो मैं शरीर भी नहीं कहूँगा अपने आप को, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, पानी, मिट्टी और आकाश। और ये 5 तत्व मेरे जन्म से पहले भी थे और मेरे मृत्यु के बाद में भी रहेंगे।
तो ना तो मैं नाम हूँ, ना मैं शरीर हूँ, और ना ही मैं मन हूँ। जब मैं संसार में था तो मन में विचार आते थे, वैसे वैसे हम करते चले गए। लेकिन जब अध्यात्म में बोध हुआ, आत्म बोध हुआ, तो अब मन भी छूट गया है। अब मैं खाली एक शून्य, एक स्पेस, एक यूनिवर्स, अस्तित्व आप मेरे को बोल सकते हो, और उसका कोई नाम तो चलिए, नहीं। जो दुनिया मान रही है आपको वही हम भी कहते हैं, महाराज जी मान रही है आपको, परम गुरु जी के नाम से आप प्रचलित हैं। हाँ। आपकी रीलें भी लोग देख रहे हैं, मैं भी कल रिसर्च कर रहा था तो आपकी रील देखा भी। महाराज जी, ये पॉडकास्ट हमने जो है 3 भागों में रखा है। हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक बच्चा जब हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा होता है, उसके बाद में उसके मन में इतनी बड़ी जर्नी का कैसे सोचना आ जाता है। दूसरा, हम आपकी सक्सेस के बारे में भी बात करेंगे कि आप इतने बड़े पायदान पर कैसे पहुंचे, और फिर आपके जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन आया कि आपने सब कुछ त्याग करके आज इस चोले में आ गए और आप आध्यात्मिक के रास्ते पर चल निकले हैं। तो पहले आपके गांव से शुरू करते हैं। आपके जो मतलब आपने, वैसे भी मैंने देखा आपने कई जगहों पर पॉडकास्ट भी दिया हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके बचपन का नाम हम याद करें, वो भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो राधे श्याम जी का बचपन कैसे था? बचपन में वो कितने नटखट थे? क्या कृष्ण भगवान की जैसे ही नटखट थे? और फिर इतने बड़े पायदान पे जाने वाली जो सोच उत्पन्न हुई उस गांव में, वो कैसे हुई? तो पहले आपके बचपन से हम जानना चाहते हैं कि कैसे बीचा, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी, क्या आपके जीवन में घटित हुआ, वो थोड़ा बचपन का बताइए आपने। देखो, मेरा जन्म एक गांव के अंदर नहीं, गांव से अलग जो बाहर का एरिया होता है, जिसको हम पगडंडी ढाणी क्या बोलते पगडंडी हैं? ढाणी खेत बोलते हैं। हाँ। खेतों में मेरा जन्म हुआ था। हाँ। और मेरी यादाश्त की अगर मैं बात करूं, जहां तक मुझे याद आता है जो बचपन की बातें, तो कच्चे मकान हुआ करते थे, और उस टाइम लालटेन दिया रात को ये जलता था। और उस टाइम में जब बिजली आई थी, बिजली, तो यकीन नहीं होता था कि ऐसे भी रात का भी सूरज होता है क्या। हमने तो रात को अंधेरा ही देखा था। तो जब बिजली लगी तो 9 बजे लाइट जाती थी 5 मिनट के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि 5 मिनट कितनी होती है। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि बिजली अब दोबारा कितनी देर में आएगी, तो बोले 5 मिनट में आएगी। तो मैंने कहा 5 मिनट कितनी होती है? तो उन्होंने मेरे को 2 थप्पड़ लगाए थे कि तेरे को 2-3 साल हो गए स्कूल जाते हुए, तेरे को पता नहीं 5 मिनट कितनी होती है। फिर जब 5 मिनट में बिजली आ गई तो फिर बोले इतनी होती है। फिर मैं समझ गया कि हाँ, इतनी 5 मिनट होती है। और उस ज़माने में फिर जब बिजली आई तो हमारे तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से, बहुत ज़्यादा लो फैमिली थी कि उस टाइम में साइकिल भी नहीं होती थी परिवार के पास में। तो इतने गरीब थे, पैदल ही जाते थे 5-5, 10-10 किलोमीटर तक जब गांव शहर जाना होता था। टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी। पड़ोस के अंदर किसी के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगा। उस टाइम में वो शटर वाला टीवी आता था। हाँ, बंद होता था ऐसे। हाँ, तो शटर खोलते थे जब महाभारत आता था, महाभारत आती आता थी था। और रामायण आता था। हाँ। तो हम रात को आती थी महाभारत रामायण, तो हम जाते थे 1-2 किलोमीटर पड़ोसियों के घर में देखने के लिए। और जब रामायण शुरू होती थी तो ऐसे टीवी रखा जाता था ऊपर टेबल के ऊपर, तो एरिया के सभी लोग बैठे रहते थे, 100-200 लोग। जब शुरू होती रामायण, जब बजरंग बली आते, हनुमान जी आते, तो सब लोग ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते थे। ऐसा वो जमाना था। हाँ। महाभारत भी चलती थी। महाभारत में युद्ध का सीन आता था। जब युद्ध का सीन ना आता था, जैसे कोई गीता का उपदेश आ गया, या धृतराष्ट्र की कोई बातें आ गई, संजय बता रहा है, तो ऐसे लगता था इस सप्ताह तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। लड़ाई नहीं हुई उसके अंदर, अब क्या है, युद्ध नहीं हुआ। लड़ाई में ज्यादा मजा आता था बच्चों उस टाइम को। में बचपन में होता है, सब लोग ऐसे शरारती होते थे ना बच्चे। फिर जब देख के आते थे हम महाभारत, तो फिर उसके बाद में हम तीर बनाते थे, धनुष भी बनाते थे, और ऐसे एक दूसरे पे सावधान ऐसे बोलते थे। तो उस जमाने में जब उम्र थी 6-7 साल की, तो उस टाइम में भी सब बच्चों में मैं क्रिश्चियन बन के ही बैठता था। तब भी आप लीड कर रहे थे? हाँ, तब मैं क्रिश्चियन बनता था, और कोई भीम बना हुआ है, कोई अर्जुन बना हुआ है, ऐसे अपने अपने रोल में थे। और ऐसे पेड़ों के ऊपर भाग के चढ़ जाना, पत्तों से ऐसे नीचे आ जाना, छत से छलांग लगा देना। उस टाइम में पता ही नहीं था कि चोट लगती है क्या। तो ऐसे एक बचपन गुजरा।
और धीरे धीरे, और जब दादाजी ज़्यादा मेरे से प्यार रखते थे, उन्होंने मेरे को अध्यात्म की कुछ बातें भी बताते थे बचपन में। 95 के अंदर दादाजी का देहांत हो गया था, तो उस टाइम में मैं, क्योंकि दादाजी के पास में सोता था, तो अकेला महसूस करने लगा धीरे धीरे। और फिर कुछ सवाल निकलने लगे कि दादाजी अब कहाँ चले गए होंगे। तब क्या एज रही होगी आपकी तब मेरी उम्र थी लगभग 10 साल, जब दादाजी एक्सपायर हुए। तब मैं ऐसे सोचता था रात रात भर कि अब दादाजी कहाँ चले गए होंगे, क्या अब मेरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ऐसे कुछ जानने की क्यूरियोसिटी थी। हाँ, तो जैसे खेतों में गेहूं वगैरह निकाल लेते थे घर वाले, तो जो गेहूं निकलने के बाद में खेत में ही पड़ी रहती थी, तो उसको 2-3 दिन बाद में उठाते थे बोरे भर के, जैसे मंडी में जाना है। तब तक मैं वहीं पर चारपाई डाल के मेरे को वहीं सुला देते थे कि कोई पशु वगैरह गेहूं ना खा जाए। तो उस टाइम में पूरी रात ऐसे, जैसे हवा चल रही है, पत्ते सुनाई दे रहे थे, कहीं बारिश आई हुई है, सीटी की आवाज़ सुनता था, ऐसे पूरी रात। मुझे पता नहीं था कि वो ध्यान है, ये पीछे से आया था मेरे साथ में, पीछे के जन्मों से। और फिर आप जब बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, फिर स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल जाना शुरू किया था, लेकिन मैं स्कूल गया नहीं कभी। अच्छा। स्कूल था 1 किलोमीटर दूर, लगभग मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर। तो बच्चे जब स्कूल जाते थे, एरिया के जो खेतों से जितने भी घर बने हुए थे, तो मैं जाता था उनके साथ में, लेकिन वापस आ जाता था उनके साथ में, लेकिन स्कूल नहीं जाता था मैं। उस जो बीच का स्पेस था, उस टाइम में मेरे पास में ही तहसील है मंडी आदमपुर, तो मैं वहाँ पर मूवी देखने चला जाता था। अच्छा। और जब वापस आता था, जब छुट्टी होती थी, इतने मूवी पूरी हो जाती थी, तो मैं बच्चों के साथ में वापस आ जाता। और मेरी जो पढ़ाई थी वो फिल्मों की ही पढ़ाई थी। जो मैंने हिंदी बोलना सीखा, चलना, कपड़े पहने, लोगों से बात करना, ये पढ़ाई थी मेरी, फिल्मों से ही पढ़ाई हुई थी। अगर मैं 2 घंटे आज कोई पुस्तक ना पढूं, हमेशा से मैं जब स्कूल नहीं जाता था उस टाइम में कॉमिक्स पढ़ता था। अच्छा। चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ता था, और कॉमिक्स पढ़ता था, तो बहुत सारी ऐसी किताबें आती थी, या फिल्मों की किताबें आती थी, तो वो पढ़ लेता था उस टाइम में। और आज अगर बात करूं तो आज भी मैं पढ़ रहा हूं। जब बिजनेस में चला गया था तो बिजनेस की किताबें पढ़ी, अध्यात्म में आया तो अध्यात्म की आज भी पढ़ रहा हूं। धीरू भाई अंबानी कहते थे, पढ़े लिखे होना कोई जरूरी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, पढ़ते लिखते रहना मायने रखता है। तो मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, और पूरे यूनिवर्स की पढ़ाई की है, किताबों से और आत्मा से। तो ऐसा शुरू का सफर था। और नहीं, मेन पढ़ाई तो वही है, नहीं तो आज बच्चे डिग्रियां लेकर आज भी 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल। क्योंकि मेन पढ़ाई तो आपके गुण से उत्पन्न होती है ना। प्रैक्टिकल, फॉरेन में आज देखिए महाराज जी, प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा करवाया जाता है। बिल्कुल। तो पढ़ाई तो दिल से की जाती है और प्रैक्टिस से की जाती है। तो मैं फिर वही बचपन पे आपके लौटता हूँ। 92 में मैं जब दूसरी कक्षा में था, तो उस टाइम में मेरी शादी हो गई थी 7 साल की उम्र में। अच्छा। बचपन में बाल विवाह हुआ था मेरा, क्योंकि जो बड़ी सिस्टर थी, बड़े भाई थे, उनके साथ उनकी शादी हो रही थी। तो मैंने पूछा था कि मेरी इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो, तो घर वाले बोले हम इतने गरीब हैं कि 10 साल बाद में ये हलवाई का, टेंट का, ये इतना महंगाई हो जाएगी, 50,000 1 लाख रुपए दोबारा नहीं लगा पाएंगे, तो अभी कर देंगे। तो उस टाइम में साथ में ही शादी कर दी थी। और उसके बाद में 95 में दादाजी का देहांत हुआ। और जब मेरी शादी की थी उस टाइम में जो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने माला डाली थी, मेरे गले में माला डाली थी, तो 2-2 रुपए के नोटों की माला थी। तो वो जो माला के जो पैसे थे, धीरे धीरे करके मैं, घर वालों को पता ही नहीं चला, वो निकाल कर वो मूवी देखने के लिए जाता था, क्योंकि मूवी का उस टाइम में रेट था 3 रुपये। अच्छा। 3 रुपये टिकट लगती थी। तो उस जमाने में कौन कौन सी मूवी आपने देखी जो पूरी याद हो आपको? सारी मूवी याद है। और यादाश्त कहाँ से तेज हुई, मैं जब मूवी देख के आता था तो शाम को जो मेरे चाचा के और मेरे भाई हैं, उनको बैठ के शुरू से लास्ट तक धुन के साथ में मूवी बताता था। 3 घंटे की मूवी पूरा 3 घंटे में बताता था। हाँ। और एक मूवी को एक बार नहीं देखता था, क्योंकि एक मूवी 7-8 दिन तक रहेगी। हाँ। तो उसको 7-8 बार देखना मजबूरी था। हाँ। मजबूरी इसलिए था कि नहीं देखूंगा तो स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए 7-8 बार एक मूवी को देखना पड़ता था। हाँ, होता था। हम लोग भी बचपन में जब सर्कस देख के आते थे तो बच्चों को बताते थे कि आज उसने ऐसे छलांग लगाई। लेकिन वो चीजें आज भी काम आती है, वो यादाश्त के लिए वो हमेशा काम आई। आगे जब चलेंगे बताएंगे आपको कि वो यादाश्त आगे हमेशा। तो महाराज जी, आप कितनी उम्र में पूरा समझने लगे थे कि अब मेरा ये घर का बैकग्राउंड है, ये परिवेश है? तो ये किस एज में आपको समझ में आने लगा था?
ये ऐसे जब बच्चा 5-6 साल का होता है तब पता चलता है ये तुम्हारे माँ बाप है, ये तुम्हारा चाचा है, ये ताऊ है, ये तुम्हारा गांव है, ऐसे देश है, ऐसे बहुत सारे देश धरती के ऊपर है। 5-6 साल में समझ में आने लग गया था। और ऐसे लगता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अगर स्कूल कभी कभी तो बीच में जाना पड़ेगा भाई, पूरे साल में ऐसे मान के चलो 20-30 दिन तो जाना ही पड़ता था। 20-30 दिन पूरे साल में जब जाते थे तो मास्टर उस जमाने के अंदर सरकारी टीचर ऐसे जैसे पशुओं को मारते हैं ऐसे बच्चों को मारते थे, ऐसे कंधे पे उठा उठा के नीचे फेंकते थे, ऐसे हाथों पर डंडे। तो ऐसे लगता था कहाँ आ गया हूँ भाई, ऐसे कैसे ये जूनी पूरी होगी, ऐसे मन में होता था। तो आपकी तो शादी हो गई, फिर दादाजी आपके एक्सपायर हो गए, तब आपकी उम्र 10 साल 11 साल रही होगी। उसके बाद का कैसे सिलसिला चला? फिर जब आप 12, 13, 14 साल के हुए, 15 साल के हुए, तब तो और बड़े हो गए, समझदार हो गए। फिर उसके बाद में कैसे आपके मन में फिर मैंने बोला घर वालों को कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो घर वालों को पता था अगर जाएगा तो इसका अभी नाम लिखवाना, फिर किताबें लेके आना, 1-2 हज़ार रुपये खर्चा लगने वाली ही बातें हैं। तो उन्होंने कहा खेत में लग जाओ। तो फिर मैं खेती करने लग गया था और बैलों से हल चलाया है और कस्सी से पानी, रात को पानी लगाना, नहर का पानी 2-3 किलोमीटर जाना 15-16 साल की एज में। तो ऐसा हुआ। फिर जब मैं 17 से 2-1 साल खेती की, फिर मेरे से खेती नहीं हो रही थी। तो फिर मेरे को घर वालों ने फर्नीचर का काम सीखने के लिए मंडी यादवपुर में छोड़ दिया कि फर्नीचर का काम सीख। अच्छा, ये लकड़ी जो लकड़ी का बेड वगैरह ये। तो साइकिल लेके जाते थे, 6 किलोमीटर दूर थी मंडी हमसे। तो फिर लकड़ी का काम भी बड़ा कठिन था। तो घर वाले मेरे को ज़्यादा परेशान करते थे, रात को पानी लगाना, ये काम करना, यानी बहुत ज़्यादा काम था। तो मैं एक रात को घर छोड़ के गुड़गांव चला गया। तो उस ज़माने में घर वालों ने भी 2-3 दिन ऐसे सोचा आ जाएगा अपने आप, कहीं गया है। तो फिर पड़ोस में एक किसी के टेलीफोन हुआ करता था उस टाइम में, लैंडलाइन। तो फिर मैंने 3-4 दिन बाद में फ़ोन किया कि मैं गुड़गांव चला गया हूँ और मैं अपने आप आ जाऊँगा, मेरी चिंता मत करना। तो मैं 2 साल गुड़गांव रहा था, लगभग 16 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक। तब तक आप गुड़गांव में रहे? गुड़गांव में रहा था और गुड़गांव के अंदर भी फर्नीचर का ही काम किया था मैंने। अच्छा। तो फिर वहाँ बीमार पड़ गया था। वहाँ पर क्या हुआ, फिर फर्नीचर का काम नहीं हो रहा था। तो जो एरिया था जहाँ मैं रह रहा था वहाँ बिहारी रहते थे, बिहार के लोग। अच्छा। तो मैंने वो दोस्त बन गए। मैंने कहा तुम क्या करते हो? तो वो बोले हम ट्रक लोडिंग का काम करते हैं। अच्छा। तो रोज़ के 100 रुपये मिलते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे से ये फर्नीचर का काम नहीं होता, तुम मुझे अपने साथ में लगा लो। हाँ, लोडिंग में। तो ट्रक लोडिंग जब करने लगे तो वो जो ये पेटियां बनती है चादर की, इसकी कटी हुई पत्तियां होती है ना, इसकी लोडिंग थी। तो पूरे हाथ कट गए। दिन के 12 बजे तक बुखार हो गया। फिर मैं वापस कमरे पे आ गया। एक ही दिन गए थे लोडिंग? आधा दिन गया था। अच्छा। तो फिर उसने 50 रुपये भी दे दिए थे मेरे को आधे दिन का। फिर मैं आ गया वापस कमरे पर। फिर मैं 4-5 दिन तक बुखार में रहा। और जब बीमार होता है तो बच्चे को घर की तो याद आती है। तो मैं घर पे आ गया। और जब घर पे आया तब मेरी उम्र कोई 18 साल के करीबन थी। तो जब घर पे आया तो घर वालों ने उस टाइम जैसे किडनैप करते हैं, किडनैप करके, और जो शादी हुई थी, और तब तक ये 2004 की बात आ गई थी। अच्छा, तब तक आप 20 साल के समथिंग? हाँ, लगभग 20 साल, 19-20 साल का हो गया था। तो घर वालों ने जो शादी तो पहले हो ही रखी थी, तो वो बीवी के साथ में आना जाना, जिसको मुगलावा बोलते हैं, वो कर दिया था फिर। अच्छा। फिर गौना, हमारे यहाँ गौना बोलते हैं। हाँ, हो गया था। फिर 2004 की बात है, जून की 30 जून को ये हुआ। और फिर 2005 फरवरी के अंदर, लगभग 27-28 फरवरी की बात है, तब मैंने पहली बार MLM कंपनी की ज्वाइनिंग की थी। अच्छा। मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा। मेरे को किसी ने बताया। हाँ। मैं काम कर रहा था ऐसे ही, रात को लकड़ी का काम कर रहा था घर पे ही। अच्छा, आप वहाँ से लौट के आ गए गुड़गांव से, तो फिर लकड़ी का काम शुरू कर दिया? काम करता रहा गाँव में। तो मैं रात को कर रहा था। तो मेरे ऐसे पड़ोसी ताऊ जी के लड़के, जिसको बोलते हैं हम, वो आया रात को 9 बजे मेरे पास। अच्छा। बोले कि कुछ लोग आए हुए हैं, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो। तो मैं गया तो उन्होंने मेरे को MLM का प्लान बताया। मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बताया कि यहाँ एक कंपनी होती है और यहाँ एक दुकानदार होता है, लेकिन इस कंपनी से इस दुकानदार के पास में सीधा माल नहीं आता। इस कंपनी के पास में एजेंट होते हैं। एजेंट C&F को देता है, C&F रिटेलर को देता है,
ऐसे हाँ, रिटेलर ऐसे से चेन से हाँ, एक कस्टमर तक जाता है जो हाँ, रिटेल से जो हाँ, तो लास्ट व्यक्ति है। जो 10 रुपए वाली चीज है वो ग्राहक को 100 रुपए में मिलती है, 90 रुपए बीच में खराब हो जाता है। तो मैंने कहा फिर हम क्या करें इसमें। वो कौन सी कंपनी थी अगर यहाँ रिवील करना चाहें तो? वो RCM भीलवाड़ा की कंपनी थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये जो बीच का पैसा है ना जो जा रहा है, यहाँ कंपनी सामान बना रही है, तुम सीधा खरीदोगे, जो पैसा बीच में जा रहा है अगर तुम ये ऐड करते हो, लोगों को बताते हो, तो ये पैसा तुम्हें मिलेगा जो अमिताभ बच्चन को मिल रहा था। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर उन्होंने कहा आदमपुर मंडी में दूसरे दिन सेमिनार है एक, वो देखने चलो। अच्छा। तो मैं जब गया तो वहाँ पर 40-50 लोग थे, जींद से कोई सरदार जी आए थे वहाँ पर उस मीटिंग को देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, जो उनके ट्रेनर या जो बॉस रहे होंगे वहाँ के। तो उन्होंने अपनी इनकम उस टाइम में बताई थी 45,000 रुपये महीने की। 45,000 रुपये महीने की जब इनकम सुनी तो यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर बराबर वाले से पूछा कि कितनी बताई है, 4500 बताई या 45,000? उसने कहा 45,000 महीना। तो हाँ, बहुत बड़ी बात थी 2004-05 में। बड़ी बात थी 5 या 6 में। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। तो फिर बार बार सेमिनार हो रहे थे तो आप वहाँ जाने लगे? हाँ, जाने लगा। तो फिर मैंने भी ऐसे बताना शुरू किया लोगों को कि ऐसे ऐसे तुम जुड़ो। फिर मेरे साथ में 4 लोग जुड़े और मेरा पहला चेक आया 530 रुपये का। अच्छा, पहला चेक RCM से 530 रुपये का। और घर पे हमेशा ही जो डॉक्यूमेंट आते थे, कभी बाहर से कभी भी कोई लेटर आता था, वो ऐसे आता था तुम्हारे लोन की किस्त, ये वो जमीन। पहली बार पैसों का चेक आया होगा। पहली बार पैसों का चेक तो आया। घर वाले भी खुश हुए होंगे। हाँ, बड़े खुश हुए, क्योंकि 500 रुपये तब भी महीने रखते थे। 500 रुपये महीने रखते थे। तो मैंने कहा कमाल हो गया, ऐसे भी पैसे आते हैं चेक से, सिर्फ बताने से। तो फिर मैंने बताना जब शुरू किया तो एक बार आदमपुर मंडी में एक बड़ा सेमिनार हो रहा था। तो तब तक मेरे को 4-5 महीने हो गए थे लोगों को, और उस टाइम में ये सिखाया गया था कि तुम्हें अंडर सेटिंग रखनी है, पैंट कोट टाई, ये ब्लैक जूते, सब कुछ। तो वो ऐसे मार्केटिंग वाले सूटेड बूटेड ही रहते हैं। पूरा गर्मी में भी कोट पहनते हैं। गर्मी में हमारे यहाँ भी गांव में पहले गर्मी में लोग कोट पहन के आते थे, तो हम लोग जान जाते थे नेटवर्क वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं ना। तो फिर उस टाइम में मेरे को बोला कि आज मार्केटिंग प्लान जो बताते हैं वो आप बताओगे। अच्छा। तो फिर जब मैं गया मार्केटिंग प्लान बताने के लिए और मार्केटिंग प्लान पूरा समझाया, आगे 200-300 लोग सुन रहे थे। जब मैंने उतरा तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी और सब लोगों ने कहा था कि इतना शानदार मार्केटिंग प्लान आज तक हमारी टीम में किसी ने नहीं समझाया है। बोलने की मेरे को बचपन से ही था, क्योंकि मूवी देखना, दोस्तों में डायलॉग मारना या कृष्ण का रोल करना, बोलने की आदत, पूरे दिन बोलने की आदत, स्टेज एड्रेस करने का। लोगों को बच्चों में मैं ऐसे कहीं भी शादी ब्याह होता तो सारे बच्चे लेके बैठ जाता था, उनके साथ में डायलॉग। तो बाद में जब मैंने वो कहा तो स्टेज से तो सब लोगों ने तारीफ की, तो फिर मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को लोग सुन रहे हैं। और उसके बाद में जब भी कोई इशार में या कहीं भी होता तो मंच संचालक, जिसको MC का रोल करना बोलते हैं, पूरे प्रोग्राम का होस्ट रहते हैं, होस्ट, तो वो सब लोग बोलते थे कि आपको ही करना है। तो ऐसे मैंने 4-5 साल तक उस कंपनी में काम किया। 4-5 साल में मेरे 7-8 लाख रुपए कर्जा हो गया। पैसा नहीं आया, ऐसा ही आता 2,000, 5,000, 2,005, खर्चा लगता था 20,000, 30,000। हाँ, डेली चलना है, लोगों को फाइनेंसर थे 10 रुपए सैकड़ा वाले, उनसे पैसा ले लेके और 7-8 लाख रुपए कर्जा हो गया। और लेकिन उसमें बस सिर्फ बोलना ही सीखा। और ये यादाश्त, बोलना क्या है, 2 घंटे क्या बोलना है, वो ही बचपन में जो मूवी बताने वाली आदत थी वो वहां से चली हुई आ रही है। वो वहां से फिर वहां पर काम आई। फिर वहां पर फेल हो गए, कुछ नहीं हुआ। फिर कितने साल किया वो उसको, RCM को? लगभग मेरे ख्याल में 2005 की शुरुआत से लेके 2010 तक किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तब तक 2 बच्चे भी हो गए थे, 2 बेटियां हो गई थी। अच्छा, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। हाँ, तो सब लोग बोल रहे थे तेरे 2 बेटियां हैं, तो पूरे दिन बाइक लेके घूमता है। पिताजी को बोलते थे ये तुम्हारी थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं उसको भी सेल करवाएगा, तुम इसको रोको। तो फिर मैं इंश्योरेंस का भी काम करने लग गया। फिर 2012 के अंदर प्रॉपर्टी का काम किया मैंने। अच्छा।
रियल एस्टेट का। तो नेटवर्क मार्केटिंग के फिर बाद मैंने में जब छोड़ दिया, मैंने कहा जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, और प्रॉपर्टी डीलर बन गए, प्रॉपर्टी डीलर बन गए। क्या फिर दिमाग में आया था कि क्यों छोड़ देना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि 5-6 साल में इतना कर्जा हो गया, मांगने वाले पीछे, समय भी खराब हुआ, पैसा भी हाँ, चला गया। हाँ, फिर तो आपको लगा कि अब इसको छोड़ देना छोड़ देना चाहिए, ये पैसा भी उतारना है, हम्म। नहीं तो ये पैसा कैसे उतारेंगे। तो उस टाइम में रियल एस्टेट का काम अच्छा चलता था, तो रियल एस्टेट का काम मैंने शुरू किया। अच्छा, और उसके बाद इंडिविजुअल या किसी के साथ में? वैसे मैंने भाई के साथ में ही किया था अच्छा। मंडी में, तो वो अच्छा चला, 2 साल 1.5 साल चला था। फिर वहाँ वापस- पैसे वैसे आने लगे, कमाई होने अच्छा लगी? हो गया था कि जो पीछे जो कर्जा था वो उतर गया था, और गाड़ी गुड़ी ले ली थी, ऐसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। तो डाउन जैसे ही डाउन आया तो फिर कोई नहीं, पूरे दिन कोई नहीं आता था, खाली पड़ा रहता था। तो फिर एक दिन अचानक, वैसे मैं सेमिनार देने के लिए भी बीच बीच में जाता था, जब और कंपनियों के और साथ में? कंपनियों के 20,000 50,000 रुपये मैं लेता था फिर 2 घंटे बोलने का। तो एक कोई कंपनी थी, उसका सेमिनार देने के लिए मैं पहले गया था फतेहाबाद में। वो कंपनी थी बंसीलाल की, और फिर उस टाइम में उन्होंने मेरे को पैसे दिए नहीं थे, तो मैं अच्छा। उनके पास में फ़ोन करता था कि मेरे पैसे। फिर फ़ोन बंद आने लग गया था। फिर एक दिन 2014 की बात है, लास्ट कोई नवंबर दिसंबर में, एक दिन सुबह सुबह कॉल आता है बंसीलाल का कि कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं तो वहीं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। तो फिर वो आए बाइक लेके मेरे पास में, तो उन्होंने कहा कि MLM कंपनी करना चाहता हूँ मैं आपके साथ में, आप अगर करो तो हम दोनों मिलके ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो मैं भी सोच रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन से एक साल से मैं खाली बैठा था कि कुछ करूं। ऐसे पहले चल रहा था, इधर से वो आ गया। नहीं, क्या आप जब RCM में काम कर रहे थे, 6 साल आपके खराब हो गए थे, तो आपको ऐसा उस समय कुछ फील था कि मैं भी बहुत बड़ी नेटवर्क कंपनी खड़ी करूंगा? क्योंकि आप उस समय उनके मालिकों को भी सुना होगा, जाना होगा, तब बहुत सारे सेमिनार भी अटेंड किए होंगे, तो क्या उस समय आपके दिमाग में ऐसा कुछ बैकग्राउंड में था कि मैं एक बहुत बड़ी नेटवर्क कंपनी बनाऊंगा? चलता था, ये दिमाग में चलता था। और जब प्रॉपर्टी का काम डाउन आया तो बस यही चल रहा था कि कोई कंपनी कुछ करूं, कंपनी बनाऊं। MLM शुरू होती है, बंद होती है, एक ऐसी MLM चलाना चाहता था कि उसमें MLM की जो लीडर है वो पैसा कमाए, लोगों को फायदा हो, कंपनी कभी बंद ना हो। तो ऐसी प्लानिंग चल रही थी उस टाइम में। फिर मेरी बंसीलाल से मुलाकात हुई, फिर निर्णय लिया कि कंपनी हम चलाएंगे तो MLM इंडस्ट्री का इतिहास बदल देंगे, ठीक है, उस लेवल पर काम करेंगे। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में आज तक लोग बर्बाद हुए हैं, तो हम लोगों को आबाद करेंगे और कभी बंद नहीं होने देंगे। तो इस सोच से शुरुआत की गई थी कंपनी की, और हमने लोगों को टाइम पर पैसा दिया, और लोग जुड़ रहे थे, विश्वास बढ़ रहा था। मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते थे कि इतने सारे लोगों को, 1-1 लाख लोगों के सेमिनार जब होने लगे। शुरुआत के 2 साल तक नहीं चली थी कंपनी बिल्कुल, उसमें भी कर्जा हो गया था 5-6 करोड़ रुपए, वो भी फाइनेंस पर उठा था, 10 रुपये सैकड़ा इधर उधर। बाद में प्लान चेंज करते गए नहीं, यहाँ पर एक सवाल आता है कि लोग ये भी जानना चाहते हैं, कई सारे लोग, कि इस MLM कंपनी को, बहुत सारी MLM कंपनी अभी भी चल रही है, एम्बे चल रही है, बेस्टीज चल रही है, बहुत सारी कंपनियां हैं, इसको फंसने फंसाने का धंधा भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना, मजाक के तौर पे अगर बात करें कि कोई भी आ गया तो उसको बोलते हैं फंसने फंसाने वाला धंधा है। क्या लगता है आपको कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का भविष्य अभी भी है? और आपने तो इतना बड़ा सेगमेंट करके भी देखा, तो आपको क्या लगा था उस समय कि कुछ ऐसा सेगमेंट में चेंज लाया जाए? क्या इंटेंशन क्या था उस समय वो कंपनी बनाते समय? देखो, MLM इंडस्ट्री के अंदर इतने साल जिया था, और मैं खुद MLM इंडस्ट्री में पहले बर्बाद हुआ था, मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा था जो बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे थे। तो मैं ऐसी क्रांति लाना चाहता था भारत के अंदर कि MLM इंडस्ट्री के अंदर लोग कामयाब हो, सारे लोग प्राइवेट सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, बिजनेस करे, अपना खुद का व्यवसाय करे, खुद बॉस बने, अपना खुद का बॉस बने, ना कोई टाइम की पाबंदी हो, जब मन करे तब करे, अपनी इस दुनिया से चले जाए तो भी उसकी टीम से उसके परिवार को पैसा आए। तो इस सोच के साथ में मैंने MLM की शुरुआत की थी, और मैं नहीं मानता कि भारत में कोई MLM चलेगी। जिस लेवल पर, जिस सोच से, जिस विचार, जिस लेवल पर मैंने काम करके देखा कि जीवन में कभी भारत के लोग MLM को समझ पाएंगे या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग यहाँ भारत में चल पाएगी। इसका कारण है, यहाँ चलने नहीं देते, यहाँ दूसरी कंपनी वाले पर्चा करवा देते हैं,
लोग करवा देते हैं, जब आदमी बड़ा होता तो लोग पर्चा करवा देते हैं। यानी यहाँ की सोच है वो बड़ी अलग प्रकार की है। तो MLM में आगे भी कभी जीवन में मैं नहीं देख पा रहा हूँ दूरदृष्टि के अंदर कि कभी लोग कामयाब होंगे इसके अंदर। जो कोई सरकार इस पे कोई गाइडलाइन बहुत बेहतरीन तरीके की बना दे तो नहीं कहा जा सकता कि लोग इस पे मूवमेंट करें। सरकार गाइडलाइन बनाए, उस गाइडलाइन को फॉलो करके लोग काम करें तो बने। और सरकार को MLM की गाइडलाइन बनानी चाहिए, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट भी इतनी नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कम से कम रोजगार तो मिले, लेकिन ऐसा नहीं तो हुआ। महाराज जी, जब आपकी कंपनी बहुत बड़े हाइप पर चल रही थी, मैं देख रहा था यूट्यूब पर भी आप लाखों लोग को सेमिनार दे रहे हैं, आपका भी एकदम कोट पैंट टाई में 2017 में जब आपसे मिला था तो आपको लिफ्ट में मैं देखा तो हमने कहा अरे यार ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ऐसा फर्दर जब आपका इतना हाई चल रहा था और आपकी प्रोडक्ट बेस की कंपनी, आप जैसा बता भी रहे हैं कि प्रोडक्ट लेवल पे आप सेलिंग करते थे, डायरेक्ट सेलिंग में थे आप, तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि, या उस समय आपको क्या लगता था कि मेरी कंपनी कितने दिनों तक सस्टेन कर पाएगी, या हम इतने लाखों लोगों देखो, को रोजगार कंपनी देके अगर उस टाइम बैठेंगे? बंद ना करते, उस टाइम FIR ना करते, आज भी चल रही होती और पूरे जीवन चलती, कभी बंद नहीं होने वाली थी कंपनी। अच्छा। कभी बंद हो ही नहीं सकती थी कंपनी। उस लेवल पर लोग जुड़े हुए थे, उस लेवल पर लोग वर्क कर रहे थे, आज भी चलती और हमेशा चलती, कभी बंद नहीं होती। और उस टाइम में फिर FIR हुई, एक्सीडेंट हुआ, इसको बोल सकते हैं एक्सीडेंट होना, और ये होना ही था। क्योंकि इसके बाद में एक नया अध्याय, नया पार्ट शुरू होने वाला था मेरे जीवन का, जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं, जिसको उस पे भी आऊंगा, लेकिन 2-3 सवाल कि जो ये मार्केट में रूमर्स है कि आपने 3000 करोड़ रुपए का काम किया, ईडी ने भी आरोप लगाए हैं ऐसे कुछ, मतलब कि आपके इतने 1000 करोड़ रुपए, बैंकों में भी आपकी प्रॉपर्टियां और ये सब चीज पड़ा हुआ है, क्या मतलब आपको लगता कि जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, लोग बोलते भी हैं कि हमारे पैसे खा गए, हमारा ऐसे उन्होंने नुकसान कर दिया, लोग बोलते हैं कि हमने ज़मीनें बेच के पैसे लगाई, तो उन्होंने लालच बस पैसे लगाए या जो भी लगाया, जो आपके ऊपर ये 3000 करोड़ का आरोप लगता है, मैं बहुत सारी वीडियोस भी देख रहा था कि 3-3000 करोड़ रुपए का नहीं, 3000 का नहीं था। तो ये कितना, मतलब एक्चुअल में क्या लगता है आपको कि ये 1400-1500 करोड़ रुपए का बिजनेस अपने पास आया, वापस गया, आया, ट्रांजैक्शन हुई है। आईडी की बात करें भाई, आईडी सॉफ्टवेयर में इतनी 3000 करोड़ की लगी हुई है, तो जैसे आप काम कर रहे हो तो आपके 10 लाख रुपए का कमीशन बन गया, तो आपने 10 लाख रुपए कंपनी से नहीं लिए, आपने उसकी जिनको पिन बोलते हैं, आईडी बोलते हैं, वो ले ली और फिर लोगों से पैसा उठाया और वो 10 लाख अपने पास रखे और उनकी आईडी लगा दी, तो हमारे पास नहीं आया वो बिजनेस। इतना ही हुआ, 1500 करोड़ के लगभग हुआ था, उसमें से अभी सीज भी पड़ा है और बाकी आना जाना भी हुआ। लोग बोलते हैं कि पैसा ये खा गए, फ्रॉड कर गए, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरे दिन मार्केट में रहता था और वो एजेंट लगे रहते हैं आपके नीचे, एजेंट सेमिनार देता था, लोग होते हैं, बहुत सारे लाखों लोग जुड़े हुए थे, वो लोगों से पैसा उठा रहे थे, अपना कमीशन कटवा के वो पैसा अपने पास रख रहे थे। बाकी मैनेजमेंट में कभी ऑफिस जाता नहीं था, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि उसमें लोगों ने कितना क्या पैसा लगाया। लेकिन कंपनी बंद हुई जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ, उसके दूसरे दिन भी जो खाते में पैसा था, कहीं से मेरे को फ़ोन मिला किसी अधिकारी से, मैंने कहा एक बार फ़ोन, तो मैंने ऑफिस में फ़ोन किया था कि जितना पैसा वो लोगों को वापस डाल दो। तो खाते तो सारे सीज हो गए थे, एक अकाउंट ओपन था, उसमें 250 करोड़ रुपए थे, वो हमने मेरे अरेस्ट होने के बाद में भी लोगों को वापस दिया। तो इसका मतलब नियति थी आपकी कि लोगों के पैसे नहीं रुकने चाहिए, जिन लोगों ने बिजनेस किया, जिन लोगों ने आपके साथ इन्वेस्ट किया, उनके पैसे नहीं रुकने चाहिए। नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि कभी फ्रॉड कर रहे हैं। ये तो बाद में न्यूज़ वाले न्यूज़पेपर वाले या लोग या अपनी नहीं, न्यूज वाले तो महाराज जी वही छापते हैं जो उनको पुलिस बताती है, या फिर वो जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं वही छापते हैं। पुलिस तो हमेशा अगर मेरे को गलत नहीं बताएगी तो मुझे अरेस्ट करके जेल में कैसे रखेगी? कैसे तो रखेगी? मुझे गलत सबूत भी बताएगी, देना है। और मुझे जब गलत बताएगी तो वो मीडिया को वो बताएंगे, वो लोगों को, फिर लोगों के बात आने, जब मैं जेल में रहा उसके 2 साल तक हर रोज न्यूज में आता था, आज 3000 करोड़ का आरोपी, फ्रॉड करने वाला, ठग, ये वो। मैं सोचता, शुरू में तो मेरे को गुस्सा आता था, यार मेरी ऐसी कोई सोच ही नहीं थी, मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
ठीक है। और बाद में क्योंकि उस समय मैं आपका जब इंटरव्यू किया था तो आपको याद होगा आपने जहर मुक्त खेती का कॉन्सेप्ट चलाया था, जहर मुक्त आप खेती, मदर रसोइयां चलाते थे, हाँ, गरीबों को खाना और वो खिलाना। इंटरव्यू बहुत हिट रहा था। और हमने जब आपके वो विचार सुने थे उस समय, आपने किताब भी लिखी थी माइंड इज किंग, तो आप तो युवाओं को सुधारने की बात कर रहे थे सुधारने उस की, समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कोई नियत नहीं एक थी। सवाल और आ रहा, अपन आगे भी बढ़ेंगे महाराज जी। जब आप वो कोट पैंट टाई का जब सिलसिला चलता था, जब आपके पीछे गाड़ियों के काफिले चलते थे, जब आपके एरिया में बहुत सारे लोग अमीर बन रहे थे, उस समय क्या आपको लगा था कि मैं सक्सेस हो गया हूँ पूरा? नहीं, सक्सेस का कोई पता ही नहीं चला था मेरे को। मेरे को पता ही नहीं चला था, बस मैं तो बस बढ़ता ही जा रहा था। लोग जुड़ रहे थे, अपने सेमिनार दे रहे थे, कभी ऐसे ठहर कर देखा ही नहीं था कि अब कहाँ किस लेवल पर पहुंच गया हूँ। फिर सीधा देखो, ये होता है, करनी होता है कि हमारे पीछे जन्मों के कुछ कर्म होते हैं। जैसे कोरोना काल आया, कोरोना के अंदर लोग मर रहे हैं, कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कहीं नहीं है। और अगर दिखाई देता तो कोरोना पर एफआईआर होती, पक्का एफआईआर होती, लोग उसको मारते जाके, मारते, जेल में डालते कि तू हमारे पास कैसे आ गया, कैसे आ इतने गया? लोगों की हत्याएं कर दी। हत्याएं करती, तो उस पर एफआईआर हुई। लेकिन कोरोना क्या है, अदृश्य में दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीला। समय जिसका आ गया उजारे है। जन्म के साथ में ही मृत्यु निश्चित कर दी जाती है, और पूरा जीवन निश्चित होता है। तो जो भी पैसा लोगों का लग गया, जो सीज हो गया ईडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमारे पीछे जन्मों का, अतीत में कुछ चीजें थी उसके कारण। और मेरे को ही क्यों चुना गया इस चीज के लिए, कि इतना बड़ा ये कार्य होके बाद में मैं अंदर जब गया, तो फिर अंदर ये बदलाव, ये अध्यात्म होना था। जब आप पहले दिन, जब कंपनी के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, आप जेल गए होंगे, क्या लगा था आपको? कुछ दिनों, शुरुआती दिनों में क्या लगा था कि कंपनी दोबारा से चालू होगी ये, या क्या होगा पूरा, या आपके माइंड में उस समय क्या थॉट प्रोसेसिंग चल रही थी? क्योंकि आपके पीछे तो जिम्मेदारियां भी बहुत सारे लोगों की थी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाहर निकालने के लिए धरने रखे, रैलियाँ निकाली। और जब मेरे को हैदराबाद में पकड़ लिया गया था, तो हैदराबाद में ऐसा कोई होटल नहीं था जिसमें रूम मिल जाए। ऐसे 1-1 लाख 2-2 लाख लोग बाहर बैठे रहते थे जेल के, कि उनको निकालो। तो मेरे अंदर भी ये था कि मैं जल्दी से निकलूं। और इनकी सबके पैसे और इनका जो, मेरा जो परिवार, मैं परिवार ही मानता था, जितने भी कंपनी के इतनी लोग, बड़ी जो संख्या में लोग थे, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें मैं जल्दी से निकलना चाहता था। लेकिन उस समय का ऐसा था कि जमानत हो, आगे एफआईआर हो जाए, फिर जमानत हो, फिर आगे एफआईआर हो जाए। ऐसा होता चला गया, होता ही चला गया, और ये समय गुजरता चला गया। तो आप फिर जेल में गए। जेल में मुझे लगता है आपको 4.5 साल समथिंग रहना पड़ा, 4 साल समथिंग। 4 साल 3 जो मैं महीने रिसर्च कर रहा था, तो मुझे भी पता लगा कि 4 साल से ऊपर ही रहना पड़ा था, 1-2-3 महीने। आखिर में आपके जीवन में, चूंकि आप तो जेल में थे, खाली समय था बहुत ज़्यादा, आखिर में आपके जीवन में ये आध्यात्मिक मोड़ कब आया कि अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना? चूंकि एक व्यक्ति कोट पैंट टाई वाला बिजनेसमैन बन के गया, तो मेंटेलिटी तो वही रहती है, काफिलों में चला हुआ, लाखों लोगों का संबोधन, और पैसा करोड़ों में आ रहा है, बिजनेस बड़ा हो रहा है, कंपनी बढ़ रही है, लोग भी अमीर बन रहे हैं। उस माइंड सेट के व्यक्ति के जीवन में कब आध्यात्मिक परिवर्तन का मोड़ आया पहली बार? एक रात थी जब मैं सो रहा था, अचानक बिजली चली गई थी, और बाहर बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। तो जब बिजली चली गई, तो मैं ऐसे 8x8 का कमरा था, जिसको सुरक्षा वार्ड बोलते हैं, उसमें मैं सो रहा था। तो ऐसे बराबर में जंगले जो सरिये हैं वो जेल के, और उसके आगे एक छोटा बरंडा था, और उसके ऊपर भी सरिये थे। ऐसे सोते सोते पारदर्शी ऊपर आसमान दिख रहा था। तो मैंने सोचा, मैं ऐसे बाहर की दुनिया खत्म हो गई, ऐसे फील हुआ, अपने आप एक विचार आया कि बाहर कुछ नहीं है। अच्छा। बस एक कमरा है, और इसके अंदर मैं बंद हूँ। ये एक पिंजरा है, ऐसे जब पिंजरे की तरह ही दिख रहा था ना वो, और ये पिंजरा ऊपर आसमान में लटक रहा है ऐसे ही, इसके चारों तरफ कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ऐसा अपने आप विचार आया, फील हुआ। तो फिर दूसरा विचार आया कि कंपनी की तो मैं जेल में हूँ। तो फिर मैंने कहा, जब मेरा जन्म हुआ वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। मैं तो इस जीवन में पाया, जब 4-5 साल का हुआ तब पता चला मेरे को कि ये माँ बाप है, ये है। पाया मैं इस जीवन में, और मैं आया, और मैंने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा एक पिक्चर की तरह, तो अपने आप होता चला गया था।
भाई एक बच्चा दौड़ते 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 आज यहाँ पर है, तो ये कोई मेरी तो मर्जी नहीं थी, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, अगर जन्म ही ना होता तो क्यों इतनी सारी ये कंपनी करनी पड़ती, सही बात क्यों है। मैं जेल में आता, क्यों लीलाएं होती इतनी। तो फिर इस विचार ने तो मेरा जीवन बदल दिया कि मैं जैसे आया हूँ जीवन में ऐसे ही एक दिन इस जीवन से आउट हो जाऊंगा। हाँ। तो फिर मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, जब अपने आप से जब मैंने पूछा, और बाद में इस चीज की तो ऐसी तलब लग गई कि मैं हूँ कौन। मैं अच्छा। बोलता था कि मैं कौन हूँ, मैं पूछ लेता था, एक दूसरे हंसते थे, देखो खुद का ही पता नहीं है रियल में मैं कौन हूँ। इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है, देख रहा है, जिसको भूख लग रही है, ये बाद में जब आदमी डेड हो जाता है तो ये कहाँ चला जाता है। अच्छा। ये सवाल जब मेरे उठा तो फिर मैंने शास्त्र किताबें पढ़नी शुरू की। अच्छा। तो अलग अलग धर्मों की सभी किताबें पढ़ दी। कुरान भी पढ़ा आपने? कुरान पढ़ा, गीता बाइबल पढ़ा, बाला और मर्दाना की एक रचना लिखी हुई है बाबा नानक जी, वो पढ़ी, कबीर जी, बुद्ध के बारे में पढ़ा, और छोटी भगवत गीता अर्थ श्लोक की है, इसको तो मैं 500 बार पढ़ चुका था, हर रोज एक बार। अच्छा, ये 2 गीता बार, गुटका 3 जो बार आता पढ़ा, है। छोटे वाली। हाँ। तो इसको ऐसे 500 बार पढ़ा। तो एक दिन मैं ऐसे 1-1.5 साल हो गया जब सत्य की खोज कर रहा था, तो एक दिन रोने लग गया मैं। प्रार्थना की मैंने परमात्मा से, रोया मैं कि हे परमात्मा, अगर तुम हो तो कहाँ हो, कहाँ से बैठकर इस सृष्टि को चला रहे हो तुम, और कण कण में हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। मैं रोया और मैंने कहा कि मुझे आज इस चीज़ का आप बोध करो, नहीं तो मैं कल सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊँगा। अच्छा, जेल में ही जेल ये में। थॉट चल रहा है आपके? ये थॉट चल रहा। तो उस दिन मैं ऐसे ध्यान की अवस्था में बैठा, ध्यान लगाने की होता है कि ध्यान का मतलब होता है विचार शून्य हो जाए, ना शरीर का पता चले ना विचार मन का का। पता चले। हाँ। तो ऐसे सांसों पर ध्यान लगाना होता है कि सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। थोड़ी देर हम ध्यान लगाएंगे तो फिर हम उस शून्य की अवस्था में चले जाते हैं। उस दिन मेरे साथ में समाधि घटी। समाधि का मतलब होता है समाधान, इस जीवन का समाधान हो गया। और समाधि का मतलब है जब आदमी मर जाता है तो मरे हुए आदमी के ऊपर समाधि बनती है। यानी आप यूं कह सकते हो कि सांसें तो चलती रहती है, या सांसें ऐसे चलती है कि सांसों का भी पता ही नहीं चलता। मतलब उस दिन आपको आत्मबोध हो गया, आत्म का ज्ञान हो गया। आत्मबोध हुआ मुझे, और जेल में ही? हाँ, जेल में। आत्मबोध होने के बाद में फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी, तो फिर मैं रोया, क्या ये बात थी। पूरी ऐसे क्लियर हो गया, जैसे प्रकाश हो गया, जैसे इस संसार का सोपन टूट गया, और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो सारी बातें क्लियर हुई। और उसके बाद तो क्या आपने उसी समय ये डिसाइड कर लिया था कि जेल से निकलने के बाद में ये आध्यात्मिक यात्रा को ही आगे बढ़ाऊंगा? हाँ, मैंने ये कर लिया था कि मैं, भाई कुछ और बता रहे हैं, आज तक जो बता रहे हैं ना वो पाखंड बता रहे हैं, और मैंने कहा अब जो सत्य है वो मैं बताऊंगा कि कण कण में ईश्वर है, कहाँ है। जैसे आप हो, मैं हूँ, ये जो बीच में खाली स्पेस है, आपको खाली स्पेस दिख रहा है, मुझे ये भरा हुआ दिख रहा है। जैसे सागर में मछली होती है, ऐसे ही इस भाव सागर में, इस यूनिवर्स के अंदर हम हैं। हमारे आंखों के इतने नजदीक है ये ईश्वर, सांसों से भी नजदीक है, हमारे भीतर ईश्वर है। यानी हम इसके अंदर ऐसे हैं जैसे सागर में घड़ा रखा हो, उसके अंदर भी पानी है, उसके बाहर भी पानी है। ऐसे हमारे अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, निरंकार है, सर्वत्र व्याप्त है। और ये शरीर यही टूट जाता, जैसे पानी में घड़ा टूट गया, टूटते ही मन में विचार है, उस इच्छा के कारण दूसरा शरीर मिलता है, फिर टूटता है ये शरीर, यानी गिरता है, फिर वो तरंग बचती है, वो फिर जन्म मांगती है। अगर वो तरंग ना बचे, अगर विचार ना बचे, तो ये अस्तित्व ही हम हैं, तू ही मैं हूं। तो जब आपके मन में विचार आया, आपने गीता भी लिखी, आपकी गीता औरों की गीता से अलग कैसे है? देखो, अगर गीता पहले किसी ने लिखी होती तो 5 साल तक मैं 18-18 घंटे इस गीता को ना लिखता। पहले किसी ने लिखा ही नहीं है, सब सारी चीज़ें गलत बता रखी है। श्लोकों को इधर 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 पूर्व की तरफ मुंह करो, इधर अगरबत्ती लगाओ, इधर दिया लगाओ, ये ऐसा है ही नहीं गीता के अंदर। सब ने अपने मान्यताओं को मजबूत किया है, किसी ने इसको अर्जुन बनकर जानने की कोशिश नहीं की। कृष्ण बनना तो बहुत दूर की बात है, अर्जुन बनकर भी जानने की कोशिश नहीं की। और मैंने इसलिए लिखा कि जैसे मेरे को 10,000 किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ी, आने वाली पीढ़ी एक ही पुस्तक पढ़े और पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाए, उसको पूरा ज्ञान हो जाए।
इसलिए लिखी। और आज के लोगों के लिए मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आज के लोगों को तो ये शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर के अंदर जो शून्य है वो दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये ज्ञान जो अब आज लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ मुझे जान पाएगी। जान इसलिए पाएगी कि आने वाली जब पीढ़ी आएगी तब तक मैं नहीं रहूँगा, और जब ये व्यक्ति जब मिट जाता है उसके पीछे से तो सभी लोग उसको मानते ही हैं। तो मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, तो आप निरंकार और शून्य पर बोल रहे हैं कि प्रभु निरंकार हैं, कुछ भी नहीं है, सब निराकार है, सब शून्य है, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे। तो आपके हिसाब से एक ईश्वर की, एक अध्यात्म चेतना की परिभाषा क्या है, क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? मौन है, एकांत है। जब आप एकांत में बैठ जाओगे, मौन में बैठ जाओगे, तो वही बचेगा। जब मौन हो जाते हो, सारे विचार भी जब बंद हो जाते हैं, तो बाकी जो बचता है वही बचता है। जैसे यहाँ से फिर आप हट गए, पेड़ पौधे मैं सब हट गए यहाँ से पृथ्वी से, और अब पृथ्वी हटा दो, फिर चंद्रमा तारे सूर्य सब हट गए, जो बाकी बचता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब निराकार है, निराकार है, जिसका कोई आकार ना हो। हर जगह, माइक में भी है, टेबल में भी है, चेयर में भी है, सब जगह। वही स्पेस जो आप शून्य की बात बिल्कुल कर बिल्कुल। रहे हैं। अब जैसे ये टेबल है, हमें टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्पेस के अंदर है। इस टेबल को यहाँ से हटा दो, यहाँ पर जो खाली जगह है, स्पेस, आकाश, वही परमात्मा है। तो हमारे यहाँ तो गुरुओं को भी भगवान माना जाता है। गुरु और शिष्य की परंपरा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब आप भी तो कहीं आध्यात्मिक रास्ते पे, आप भी कोई ना कोई शिष्य बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे अनुयायी हैं मेरे, और जो जुड़े हुए हैं। देखो, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो इस दुनिया का सबसे प्यारा और सच्चा संबंध होता है। क्यों? जितने भी संसार के लोग जुड़े हुए हैं वो तुम्हारे से स्वार्थ के साथ में जुड़े हुए, चाहे वो परिवार के लोग हो, मित्रगण हो, या कोई मानव जाति में कोई भी हो, कोई ना कोई स्वार्थ से तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है, मिलन होता है, वो किसी स्वार्थ का नहीं होता, वो निस्वार्थ है। निस्वार्थ। क्यों? गुरु भी परमात्मा की प्राप्ति में विलीन हो रहा है, और शिष्य पूछ रहा है, गुरुदेव मैं कैसे हूँ? ठीक, तो गुरु दोनों एक ही रास्ते पे हैं। गुरु को आनंद आता है कि अच्छा तुम भी आना चाहता है, हाँ मेरे प्यारे, वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ वैकुंठ है, कहीं और नहीं, यही। लेकिन महाराज जी, आजकल के तो शिष्यों में भी अहंकार है, और अहंकार आज मनुष्य को इतना सताता है कि अहंकार से सब लोग ग्रसित हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे अंदर में भी कभी कभी ईगो आ जाता है। तो ईगो को कैसे खत्म किया जाए, अहंकार को कैसे खत्म कर सकते हैं? तभी तो आप अध्यात्म के रास्ते पे आएंगे। अब क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी तो अहंकार को मारा होगा, तभी आप यहाँ तक पहुंचे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं मतलब अहंकार। जब अहंकार था तो मेरे अंदर हरि नहीं थे, आज मेरे अंदर हरि है तो आज अहंकार नहीं है। दोनों एक म्यान में नहीं आ सकते, एक को ही आना पड़ेगा। अहंकार टूटे तो बोध घटे। जब बूंद कहे मैं बूंद रहकर सागर को जानूंगी, तो कभी जान नहीं पाएगी। बूंद को मिटना पड़ेगा, और जैसे ही बूंद मिटती है, गिरती है सागर में, तो खुद सागर बन जाती है। एक नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, यरवदा, ये जब तक है तब तक ये सागर को नहीं जान पाएगी। और जैसे ही इनका अस्तित्व, इनका वजूद हटता है और गिरती है सागर में, और जैसे ही गिरती है, फिर ना कोई गंगा है ना कोई जमुना, फिर तो सब सागर है, सब सागर बन जाती है। तो मैं छूटा, हरि घटे। तो मैं छूटता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कहें कि आपको परमात्मा पर विश्वास है, तो क्या आप अपनी गर्दन काट कर दे सकते हो? तो बंदा अपनी गर्दन काट देगा। किस लिए? कि मैंने गर्दन काट के दिखाई है कि मेरे को विश्वास है। वहां पर भी अहंकार, गर्दन गिर जाएगी, अहंकार खड़ा रहेगा। अहंकार जब नहीं रहेगा, और ये अहंकार जाता है अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य, ये संसार झूठा है, असत्य है, नाशवान है, बार बार इसको देखना कि कुछ नहीं है, और अभ्यास बार बार करना, सांसों के ऊपर शून्य होने के लिए अभ्यास करते जाओगे तो एक दिन यहीं आओगे। सबको आना पड़ेगा। कोई आज आएगा, कोई 100 जन्म बाद में आएगा, कोई 1,00,000 जन्म बाद में आएगा। मार्ग यही है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है मुक्त होने का। तो क्या महाराज जी, हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि मैंने देखा आपके साथ में भी बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं, तो क्या युवाओं को भी अध्यात्म के रास्ते पर लाया जा सकता है? इनके ब्रेन को, इनके माइंडसेट को परिवर्तित किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आप देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब का जो युवा है
वो मैक्सिमम नशों की तरफ भी जा रहा है और वो भटकाव के वजह से जा रहा है, क्योंकि अध्यात्म में आएगा तो नशा मुक्त रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको कैसे लाया जा सकता है? युवा को, आज के युवा नारियल चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, ऊपर बैठे हैं, उस खंड में बैठे हैं। आज की पीढ़ी हाँ, उस पाखंड से तो निकल चुका बाहर। प्रैक्टिकल मांगती है, आज की पीढ़ी को प्रैक्टिकल चाहिए। आज हाँ। अपने जो वीडियो डालते हैं ये बच्चे बताते रहते हैं कि आपकी जो वीडियो है जितनी भी देख रहे हैं, 10 लाख लोगों ने देखी, कोई 15 लाख ने, कोई 5 लाख ने, उनमें से देखने वाले 80% युवा है, यानी 35 साल से कम की उम्र के हैं। तो युवा देख रहे हैं, युवा को समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम विज्ञान के साथ में बात कर रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान जब दोनों मिलता है तो उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान, तब वो तत्व ज्ञान बनता है। तो तत्व ज्ञान से लोगों को समझ में आ रहा है, आएगा, धीरे धीरे आएगा। और जिनका वक्त आ गया है उनको ही आएगा, जिनका वक्त नहीं आया है अभी तो वो जन्मेंगे मरेंगे, जन्मेंगे मरेंगे। तो ये चक्कर चलेगा। महाराज जी, आपने बताया नारियल चढ़ा दो, नींबू काट दो, ये सब अभी देखा होगा आपने कुछ मंदिरों में भी ऐसा पाखंड चलता है कि जैसे भूत भगाने का मूवमेंट है, किसी के ऊपर माता आ गई, किसी के ऊपर भूत आ गई। भूत, क्या लगता है आपको कि ऐसे किसी के ऊपर भूत आ सकता है या इनको झाड़ फूंक से दूर किया जा सकता है? ऐसा होता है कुछ? भूत तो मनुष्य ही है ना। हाँ। भूत और कोई नहीं है। अब देखो, हम अपनी शक्ल नहीं देख पाते। हाँ। कभी जीवन में नहीं देख पाते। अब आप कहोगे शीशे में तो देखते हैं। हाँ। शीशे में क्या पता हमें जो दिख रहा है वो हमने जो मन में सोच रखा कि मैं ऐसा हूं, वही तो दर्पण में दिख रहा हो। जो मेरे को दर्पण में दिख रहा है, क्या पता आपको वो ना दिख रहा हो चेहरा। हाँ, वो नहीं दिख रहा है। तो जब हम इस चीज को क्लियर ही नहीं कर सकते कि हमारी शक्ल कैसी है, तो हम ही तो भूत है। और कौन भूत है? और ये भूतों की नगरी है, ये संसार भूतों का शहर है, भूतों की बस्ती है। दौड़ रहे हैं सब भूत, और ये सब भूत है, ये सब भूत है। और हार्डमास की पाइप है ये। आप गौर से देखो, ये है क्या? इन्होंने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहन के अब ये बाइक पर चल रहे हैं। भूत ही तो दौड़ रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, ये भूत ही है सब। इनमें क्या है ऐसा भी कि ये मैं हो? क्या है इनमें मैं? ना तो इनका मर्जी से जन्म हुआ, ना इनकी मर्जी से मृत्यु आई, ना ये अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं। तो कहाँ इंसान हुए? तो ये जो लोग दावा करते हैं कि हम झाड़ फूक करेंगे, यानी मंत्र मारेंगे, तो मंत्रों की इतनी शक्ति है कि भूत को भगा दें? विश्वास। आपको विश्वास हो गया कि इतने बड़े संत ने मेरे पे झाड़ फूंक कर दिया, इतने लोग ठीक हुए, मैं भी हो जाऊंगा। और आप हो गए। जैसा जैसा आप सोचते हो, जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपके लिए सृष्टि। जैसा आप सोचोगे वैसा ये संसार नजर आएगा। ये इस संसार की माया है। कुछ भी सोचो, कुछ भी। बहुत सारे लोग हैं, अब तुम ऐसे कई लोगों को आवाज सुनाई देने लग जाती है, बोलता कोई नहीं है, आवाज सुन रही है। मन में जैसा वहम हो गया कि मुझे कुछ सुन रहा है, तो उसको सुनने लग गया। अब किसी को लगता है कि यहाँ भूत है, तो यहाँ पर भूत का मतलब उसके मन में है ना, वही आगे पिक्चर बन गई, तो यहाँ भूत भात। तो महाराज जी, आपने तो कृष्ण से यात्रा शुरू करके कृष्ण से शुरू की, गीता भी लिखा आपने। आप आजकल दलितों पे बोलने लगे, आप रविदास जी पर ज़्यादा बोल रहे हैं, कबीर पर ज़्यादा बोल रहे हैं। कबीर पर मैंने आपके नहीं, मैं निरंकार के ऊपर बोलता हूँ। और गीता के अंदर भी कहीं भी ऐसे नहीं कि आप मंदिरों में जाओ, ये करो, नारियल चढ़ाओ। कोई भी एक श्लोक में पूरा चैलेंज करता हूँ पूरे विश्व में कि एक भी ऐसा श्लोक बताएं गीता के अंदर कि नारियल चढ़ाने की बात है। वहाँ युद्ध हो रहा है, अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम ये तुम्हारे सामने दृश्य रूप जो गीता तो टोटल कर्म पर और निरंकार के ऊपर है, बताई गई है। यानी तुम इच्छा ही ना रखो, इच्छा ही नहीं तो जन्म नहीं होगा, मुक्त हो गए, इसी अस्तित्व में बन गए। और कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया कि ये चांद तारे सूरज मैं हूँ, यानी ये स्पेस। तो ये बताने की जब अच्छा, तो कृष्ण ने भगवान ने जो इनको अर्जुन को रूप दिखाया था, विश्व रूप, वो ऐसे विराट रूप में ये चांद तारे ये स्पेस दिखाया था। बिल्कुल। आप ध्यान की अवस्था में कभी मेरे साथ में बैठना, जो भगवान श्री कृष्ण ने रूप दिखाया था, विराट रूप, वो रूप इस अस्तित्व का ध्यान समाधि में तुम भी देख सकते हो। मेडिटेशन यही होती है कि उस रूप को तुम अपने भीतर देख पाओ। तो कभी भी देखना, कभी समय तो अभी आपकी दलित गुरु बनने की तैयारी चल रही है क्या? दलितों का गुरु बनना है आपको? नहीं, दलित गुरु बनने की तैयारी नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया, जो गीता में बताया गया है वही ठीक है, और यही कबीर जी ने बताया, यही संत रविदास जी ने बताया, और यही मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये शुरू से मैंने जब वीडियो बनानी शुरू की है, जब तो ये मूंछ दाढ़ी भी नहीं थी, आज से 3 साल पहले,
आप पुराने चैनल है परम धाम का, उस पर उठाकर देखो कि आज तक जितनी भी वीडियो डाली गई है तो ये जो संत बता रहे हैं यही डाली गई है। और दलित समाज के ऊपर मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान हो गया है, तो इस चीज़ को मैं लेके चलूँ कि अगर 5 तत्व से ही सब लोग बने हुए हैं तो इसमें इतनी छुआछूत क्यों है। तो अब कोई जीवन का मकसद है, अब मेरे जीवन का ये मकसद है कि अगर मैं ये ज्ञान देना चाहूँ या ना दूँ, अगर मैं मेडिटेशन करवाऊँ, जैसे मैं ये करवाता हूँ लोग 51 हज़ार में या 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए में 3-3 दिन की मेडिटेशन करवा रहे हैं। अगर मैं करवाना चाहूँ तो बहुत बड़े अमीर लोग आ जाएंगे मेरे पास में, मैं सोशल मीडिया पर कोई भी कैंपेन चला के मैं लोगों को बुला सकता हूँ। बुला सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन लोगों को चुना है कि अगर मैं नहीं चुनूंगा तो आज उनका सहारा कौन बनेगा। मैं उन लोगों का सहारा बना हूँ, उन लोगों की आवाज़ बना हूँ, उन जिन लोगों को दबाया गया है उन लोगों की मैं आवाज़ बना हूँ, उन लोगों के लिए कोई बोल नहीं रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मानवता एक है और सबको सम्मान करने के लिए जब तक जीवन है मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी आवाज़ ही मेरी। तो आप तो लोगों को खुलेआम ये बोल रहे हो कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, और आपने प्रेमानंद जी के गुरु के ऊपर भी एक वीडियो बनाया और उसमें भी बोला कि मंदिरों में पाखंड चल रहा है। तो ये जितने मंदिर हैं, मठ हैं, ये सब झूठे हैं क्या? इनमें नहीं जाना चाहिए? देखो, परमात्मा कण-कण में है। अब ये स्पेस, ये एक बोतल है, ये बोतल, इसका ये स्पेस है, ये इसके अंदर भी है, इसके बाहर भी है। तो अब मैं कहूँ कि इस बोतल वाले स्पेस के अंदर ही परमात्मा है और कहीं नहीं है इस स्पेस में। तो ये तो एक दुकान हो गई ना। अगर इसके अंदर है, मंदिर में है, हाँ ठीक बात है, तो बाहर एक पशु है, वो तड़प रहा है, भूखा मर रहा है, एक गरीब है जिसके पास में कपड़े नहीं है, उनके धड़कते हुए हृदय के अंदर जिसको परमात्मा दिखाई नहीं दिया, तो पत्थर की मूर्ति में क्या हक परमात्मा नजर आएगा उसको? वहां कैसे आ? हमारी तो आस्था है ना, हम तो जाएंगे। लोग बोलते भाई मेरी आस्था है। अगर आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? मेरे कहने पर हाँ। आप नहीं रुक रहे हो, हाँ। नहीं समझ रहे हो तो जाओ। मैंने आपका कौन से दिन हाथ पकड़ा? मैं तो उन लोगों को बता रहा हूं जो ये ज्ञान समझ रहे हैं कि मैं बता क्या रहा हूं। बाकी सर के ऊपर से जा रहा है, मैं उनके लिए तो बोल ही नहीं रहा हूं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि वो इससे आगे जानना चाहते हैं। वो फिर मेरी बात सुनते तो वो समझते अच्छा ये तो मैं सोचता था ये, लेकिन मेरी ये बात क्लियर नहीं हुई थी। तो मैं तो उनको बता रहा हूँ, और जिनको नहीं सुनना है वो तो ब्लॉक कर दो। उनके सामने मेरी रील ही नहीं आएगी, वीडियो ही नहीं आएगी। क्यों सुन रहे हैं मेरे को? सुनना तो वो चाहिए ना जिसको परमात्मा चाहिए, और जिनको पाखंड चाहिए वो ब्लॉक कर दो। मेरे को क्या जरूरत है मेरे को सुनने की? बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ तो बड़ी है, आपके लिए बड़ी है, जो भी है बस बात खत्म है। तो आपके हिसाब से गुरु का कार्य केवल मार्ग दिखाना है या मोक्ष तक पहुंचाना है? देखो, गुरु वही है जो संसार का बंधन तोड़ के और अपने शिष्य को मुक्त कर दे। और एक गुरु का यही होता है कि जितने भी शिष्य हैं उनको शिक्षा दे कि ये जैसे रात का सोपन था ऐसे ही ये दिन का सोपन है। रात का सोपन आपने देखा तब हकीकत था, सुबह उठकर तुमने देखा झूठा था। और आज से पहले आपने हजारों बार सपन देखा, लेकिन आज रात को फिर देखोगे, तुम्हें पता है झूठा था, फिर देखोगे। ऐसे ही अब से पहले बहुत बार जन्म लिया और हर बार पाया झूठा था, और अब फिर तुम वही सपना देख रहे हो। तो मैं तुम्हारा सपना, तुम्हारी निंद्रा तोड़ रहा हूँ। और जो निंद्रा तोड़ना चाहता है उसको मेरी बात समझ में आ रही है, और जिनको नहीं समझ में आ रही है तो वो तो गालियां देते। पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। अब मेरी बात समझ में नहीं आई आपको, या ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं है, अभी पता नहीं गहरी बात होगी या बाबा जी की बात ठीक होती है। लेकिन आजकल कमेंट में लोग गालियां देते, और मैंने मेरी वीडियो पर नहीं, और भी बहुत सारे संत हैं उनके भी, और गालियां भी माँ बहन की देते हैं। तो अब मैं लोगों की तो अब बात ही नहीं करूंगा कि अब तो ये भूत बोलता हूं मैं इन लोगों को, ठीक है। और ये भूत इस सोशल मीडिया की जमाने में उस चरम सीमा पर जा चुका है कि इसको खुद का ही पता नहीं, ये रोबोट बन गया, इसको पता ही नहीं है। पहले बुजुर्ग होते थे, अगर बोल देते थे ना तो किसी संत को तू ये या उस संत का ऐसा, तो मुंह में से थू कैसे पाप लगता है ये, यानी बच्चा भी बोल देता था। अब तो सब गालियां निकाल रहे हैं अपनी, और हमारा देश स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है। अगर कुछ भी बोल सकता हूं तो मैं बोल रहा हूं, तो जिनको अच्छी लगेगी
वो कमेंट में कर दे, और जिनको अच्छी ना लगे तो उनको क्या मतलब है। और वो भी बोले, उनकी बात अगर जिनको अच्छी लग रही है वो सुने, जिनको नहीं लग रही है वो मत सुने, तब तो है स्वतंत्र। अगर मेरे को बोलने का ही अधिकार नहीं है तो कहाँ स्वतंत्रता है। हाँ, आपको भी बोलने का अधिकार है, जो कमेंट लिख रहे हैं उनको भी बोलने का अधिकार है। नहीं तो वो बोले ना, अपना आइडिया कहीं और बोले, हाँ, मेरे को क्यों गालियां दे रहे। हाँ। जब वो बोलेंगे तो मैं गालियां थोड़ी ही दूंगा। हाँ ठीक है, वो उनका आइडिया है, उनकी सोच है, मेरी सोच है, मेरी सोच वाले मेरे साथ में है, उनकी सोच वाले उनके साथ में जाएगी। तो मैंने सुना महाराज जी आप भी कोई अभिमंत्रित माला दे रहे हैं, जिसका बहुत ही आपने अभी तक उसको बहुत सिद्ध किया हुआ है, तो उस माला से भी लोगों का कल्याण हो रहा है, क्या है वो माला? ऐसा कुछ नहीं है, माला वगैरह ऐसा मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरे को देखकर सामने वाले के जीवन में कुछ परिवर्तन होता है, या मेरे से मिलने से या कोई आशीर्वाद लेने से कोई होता है उसके जीवन में, तो वो उसकी श्रद्धा है, और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से युवाओं में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लास्ट में उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो सभी युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के टाइम के अंदर अगर तुम्हें कोई सत्य का ज्ञान दे सकता है निस्वार्थ भाव से, मुझे तुमसे कभी भी कोई कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, तो तुम्हें एक ही सिस्टम दे सकता है, वो है परम धाम। दूसरी जगह तुम कितने ही भटकते रहो, सब जगह आगे क्या योजनाएं महाराज जी दलितों को लेके या और सामाजिक व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए, कि क्या योजनाएं, आप क्या क्या करने वाले हैं आगे? देखो, तैयारियां ऐसे तो है नहीं कि कोई शादी का प्रोग्राम है, हम तैयारियां में लगे 20 दिन रह गए हैं, बस कर रहे हैं। जितना होगा वो हम सत्य के ऊपर चल रहे हैं, और जो सत्य पर चलना चाहते हैं वो लोग आएंगे, और आगे का किसको पता है। तैयारियां तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, पल में परले होए बहुरी करेगा कब, यानी बस कर रहे हैं, जो करना है वो होता जा रहा है। पल में परले, एक छींक के साथ में कहते ना कि प्राण निकल जाएंगे और रुमाल जेब में ही रह जाएगी। तो आगे का तो तैयारियां परमात्मा को पता है कि अब वो क्या करवाना चाहता है इस हार्ड मास की पाइप से। अब ये शरीर मेरा नहीं रहा, ना ही मेरा जीवन रहा है, मैंने तो ये समर्पण कर दिया कि हे परमात्मा, हे शून्य, हे निरंकार, अब ये तुम्हारा यंत्र है, और इससे जो तुम करना चाहो तुम करो। इस पे फूल बरसाओ, इस पर पत्थर बरसाओ, इसको दुआएं दिलाओ या गालियां दिलाओ, अब मेरे को नहीं, ये तुमको ही पड़ रही है। यानी जब फूल बरसते हैं तो मैं ऐसे आंखें बंद कर लेता हूँ, मेरे पे नहीं तेरे पे बरस रहे हैं। और जब गालियाँ पड़ती है तो भी मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं तुझको ही निकाल रहे हैं। तो लोग परमात्मा को गालियाँ निकाले, फूल बरसाए। आगे की रोहित ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन बस चलते ही जा रहे हैं। आप कहते हैं कि तू ही मैं हूँ, तू ही मैं हूँ, तू ही मैं हूँ का एक लॉजिक है, हर चीज जुड़ी हुई है। जैसे अभी आपने सांसें छोड़ी है, जो छोड़ी हुई सांसें होती है उसको अब मैं उसी सांस को मैं ले रहा हूँ। आपके लिए वो जो सांस मर गई थी, हम जो सांस लेते हैं उसे बोलते हैं अपान, जो छोड़ते हैं उसे बोलते हैं प्राण। छोड़ा हुआ प्राण, मरा हुआ प्राण आपका मेरे लिए जीवन बन गया, और मेरा छोड़ा हुआ प्राण किसी दूसरे के लिए जीवन बन गया। तो हम सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। जैसे एक पत्ता दूसरे पत्ते से सोचे कि ये अलग, मैं अलग, ये येलो है, मैं तो हरा हूँ, ये तो बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ। अगर ऊपर से देखेंगे तो, अगर वो अंदर जाएंगे ना तो वो एक ही टहनी पर है। अब एक टहनी के मैं अलग, ये टहनी अलग, अगर वो और अंदर जाए तो वो एक ही शाखा पर है। एक शाखा कहे मैं अलग, ये शाखा अलग, तो वो और अंदर जाएंगे तो वो सब लोग एक है, तो वो एक ही तने पर है। और अब एक पेड़ कहे मैं अलग, दूसरा पेड़ अलग, तो वो और अंदर जाएंगे तो वो एक ही पृथ्वी पर है। और एक पृथ्वी कहे मैं अलग, चंद्रमा अलग, सूर्य अलग, वो और अंदर जाएंगे तो एक ही शून्य के अंदर है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ तो महाराज जी चलते चलते युवाओं को और जो दर्शक आपको सुन रहे हैं इतनी देर से, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बस युवाओं को मैं यही कह रहा हूँ कि ज्ञान के साथ में विज्ञान को जानूं, कि इसमें ज्ञान भी है और इसमें विज्ञान है, दोनों मिलने के बाद में तत्व ज्ञान है। और पूरे जीवन में कहीं भी भटक कर आ जाना, कहीं भी चले जाना, कहीं नारियल चढ़ाना, कहीं लोगों के कहने से टोने टोटके करते रहना, वास्तु के चक्कर में पड़े रहना, लास्ट में अगर सत्य का ज्ञान लेना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। और जब तक नहीं आओगे तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे। तो युवाओं को मेरा यही संदेश है कि सत्य के अंदर आए, असत्य को त्यागे। चलिए, मेरा भी आपको बहुत बारंबार प्रणाम है, आपने इतना अच्छा समय दिया हमें। और मुझे लगता है जिन लोगों ने आपको सुना है वो अध्यात्म को और नज़दीक से समझ पाएंगे।
और जो लोग आपसे ताल्लुकात नहीं रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर समझ पाएंगे। बस बहुत यही बहुत आशा धन्यवाद करते हैं। गुरुदेव आपका कि आपने इतना अमूल्य समय दिया। नमस्कार। सुखी रहे, शांत रहे।